अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे मकबूल बयानिया करप्शन का खात्मा आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद महज एक सियासी नारा मालूम होता है, जिसे हुकूमती कारकर्दगी वाज़े तौर पर आया हो चुकी है। 2018 में जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली, उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 117वां था, जो अब बढ़ती करप्शन के बाद 124वें नंबर पर चला गया है। अभी ऐसा क्या करे ये गवर्नमेंट कि जो वादा उसने अवाम से किया था वो गुज़िश्ता 2 सालों में तो पूरा नहीं हो सका, हाँ, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में वो हकीकत का रूप धार जाए। ताहम इसी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के हर रुकन को 50 करोड़ रुपए की तरक्याती ग्रांट दी जाएगी। ये वही वज़ीर आज़म है जो कहा करते थे कि ये फंड्स नहीं बल्कि फंड्स की सूरत में सियासतदानों को दी जाने वाली एक रिश्वत है। चूंकि खान साहब खुद ही अब ये काम कर रहे हैं जिसे वो माजी में क्रिटिसाइज किया करते थे, तो क्या वो खुद ऑपोजिशन को ये कहने का मौका दे रहे हैं कि पीटीआई ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है और कौम से वादा खिलाफी की है? और आखिर में बात अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर शेख के रिहाई के मामले की। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चुगताई साहब। एनबीसी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शेब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो बात कर लेते सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से, जिसकी जो अदाद शुमार मंजर यहाँ पर आए हैं, उसके बाद ये मालूम होता है कि गुज़िश्ता जो एक साल हमारा गुजरा 2020 के हवाले से, उसमें भी हुकूमत जो है वो करप्शन को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हुई है। इब्तदाई में भी मैंने कहा कि हुकूमत की दावे और तवक्कुआत तो इस तरह से थी कि जो ही वो इक़्तिदार में आए करप्शन का खात्मा हो जाएगा, लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है? अमीर, आपसे आगाज़ करूंगी। सबसे पहले ये फरमाइएगा, जो रैंकिंग हमारी थी अगर हम उसको देखें तो 7 दर्जे हमारी तनज़्ज़ुली हुई, जो कि नहीं हरगिज़ तौर पर होनी चाहिए थी। ये तो तब्दीली के दावेदार थे ना, करप्शन के खात्मे का नारा लेकर आए थे, तो फिर जो 2 साल में नहीं हो सका, कोई लगता है आपको इन फ्यूचर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिस पर अमल करके ये करप्शन को ख़त्म किया जा सके? जरिए आप साढ़े 22 साल तक, ये 2.5 साल निकाल दें, इससे पहले इक़्तिदार में आने से पहले 22.5-23 साल तक इमरान खान इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो हर साल आती है, इसका ताज़ियाना बनाते थे हर साल। जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उसकी पुश्त पर बरसाते थे। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो 5 साल इन्होंने हर साल वो ताज़ियाना उनकी पुश्त पर बरसाया। जब फिर 5 साल नून लीग की हुकूमत थी तो फिर उनकी पुश्त इन्होंने लाल की, हर साल ताज़ियाना बरसा। जब उनकी हुकूमतें थी, उनके खिलाफ ये रिपोर्ट्स आती थी तो वो भी इसी किस्म के उज़्र तलाश करते थे, टेक्निकल, जो आज ये तलाश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान कहते थे कि नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये खराफात बकते हैं, जो रिपोर्ट कह रही है बिल्कुल ठीक है, इसको मिनवन तस्लीम किया जाए। आज जब ये रिपोर्ट इनके खिलाफ आई है तो मैं नहीं कहता कि इनके लोग खराफात बक रहे हैं, लेकिन आज ये वही टेक्निकल एक्सक्यूजेस तलाश कर रहे हैं जो वो किया करते थे। रिपोर्ट उस वक्त भी ठीक होती थी, रिपोर्ट आज भी ठीक है। ये कहते हैं जी परसेप्शन है, करप्शन नहीं हुई, परसेप्शन खराब है। ओ बाबा, हम जैसे इमरान खान को जानते थे, उसने तो हमारी घुट्टी में यह बात डाली थी कि जमहूरियत नाम ही परसेप्शन का है। अगर परसेप्शन किसी हुक्मरान की खराब हो जाए, अगर परसेप्शन किसी निजाम की या किसी हुकूमत की खराब हो जाए, तो वो निजाम, वो हुक्मरान खुद ब खुद बुलडोज हो जाता है। हमें तो ये इमरान खान ने मत पढ़ाई हुई थी। आज वो कह रहे कि नहीं, ये परसेप्शन है, इस पे मत जाओ, करप्शन पे जाओ, हमने ये नहीं किया। तो बाबा, परसेप्शन तो सब कुछ है। अच्छा, परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। अगर मैं मान भी लूं कि आपकी हुकूमत जो है वो तो तारीख पाकिस्तानी नहीं, इंसानी तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है, इवन देन अगर आपकी परसेप्शन ये है कि वो करप्ट हुकूमत है तो होगी। अब ये रिपोर्ट क्यों ना आती? जरा आप एक लम्हा मुझे दीजिएगा। वज़ीर आज़म का वो खिताब याद करें, वज़ीर आज़म बनने के बाद, जब इन्होंने कहा था कि एहतसाब मुझसे और मेरी काबीना से शुरू होगा। उसके बाद क्या हुआ? फैसल वाडा के खिलाफ स्कैंडल आता है कि उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई और उन्होंने अपने असासे छुपाए। यही इमरान खान जिन्होंने अपनी काबीना से एहतसाब शुरू करना था, अपने वजीर की पुष्ट पनाही शुरू कर दी। 16 समातें हो चुकी हैं और वजीर साहब जो है वो पेश नहीं होते, तो फिर ये रिपोर्ट नहीं आएगी तो क्या होगा? जरताज गुल के खिलाफ स्कैंडल आता है कि वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहन को फैसिलिटेट कर रही थी, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म रियासत मदीना, उन्होंने अपनी उस वजीर को बचाया। तो परसेप्शन खराब नहीं होगी तो क्या होगा?
आजम सवाती के खिलाफ स्कैंडल आता है कि वो एक गरीब खानदान के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करते हैं। सही। लेकिन साकिब निसार के डर से काबीना से निकाल दिया, साकिब निसार की छुट्टी हुई, आजम समाती वापस। तो फिर परसेप्शन खराब नहीं होगी तो क्या होगी बाबा? फिर आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सा मेडल? आप ही कह रहे हैं कि परसेप्शन का तासुर भी एक तरफ, और जो जिस तरह से ये हुकूमत अपने वज़रा की पुष्पनाही करती रही है उससे डेफिनेटली ये मालूम होता है कि ये आप इन फ्यूचर भी नहीं इसको कम कर सकते। बिल्कुल। देखिए मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि इसमें जो 13 इंडिकेटर्स हैं, 13 इदारों से ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट लेती है। ये कोई पाकिस्तानी माजे गामे इदारे नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास 13 इदारे जिनसे ये रिपोर्ट लेती है, जिसके बाद ये बनती है। उन 13 में से एक इदारे ने ये कहा है कि ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जिसमें उन्होंने मिलिट्री, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पॉलिटिशियन सबकी बात की, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने पब्लिक ऑफिस को पर्सनल गेन के लिए कैसे इस्तेमाल करता है, जिसमें पाकिस्तान के असल में वहां पे जाके इनकी हुकूमत के जो नंबर्स है वो वहां पे जाके गिरे हैं। ठीक है। इसलिए ये इल्जाम इनके ऊपर लगता है कि इनके लोग अपने ऑफिस को पर्सनल गेन्स के लिए या दोस्तों रिश्तेदारों फला फला। ठीक है, चले यहाँ पे दो लॉजिक्स आगे, दो पॉइंट्स आगे। एनबीसी अमीर बता रहे हैं कि एक तो ये कि इससे परसेप्शन का एलिमेंट नहीं है, इदारों से भी तहकीकात की गई है, लेकिन जिन इदारों की रिपोर्ट को, डेटा को लेकर रिपोर्ट बनाई गई, नैब के मुताबिक 26 दिसंबर को चेयरमैन नैब ने कहा कि हमने 714 अरब रुपए जो हैं उसको बरामद किया है, हम वापस लेकर आए हुकूमती खजाने में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कहती है कि 2 सालों में हमने 500 अरब जो रुपए जो है वो रिकवर किए हैं। आज शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि हमने 200 अरब रुपए पंजाब में जो सरकारी जमीनें थी उनका कब्जा बागुजा करवा के हुकूमती खजाने में जमा किए। तो ये डाटा क्यों नहीं जाता वहां पर? तो बेच क्या क्या रहे हैं ये नहीं बताया उन्होंने आपको। एक नीलाम घर में क्या क्या चीज़ें डालना है वो नहीं बताया आपको। अमीर गुस्से में आज बहुत दिनों बाद आए, जैगम साहब भी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। जनरल साहब होते हैं तो बस हम बहुत सीरियस बातें करते हैं। 2 शेर मैं अर्ज करूंगा आप लोगों की खिदमत में। धोखे में आ गया था जो शब को सहर कहा, धोखे में आ गया था जो शब को सहर कहा, तावान भर रहा हूँ अभी तक गुमान का। और ये भी साफी का शेर है, हनीफ का। और एक शेर और अमीर आपके लिए, वो ये था कि हाथों से उसके शीशा दिल चूर हुआ मेरा, हाथों से उसके शीशा दिल चूर हुआ मेरा, यार अब किए की अपने सजा पा रहा हूं मैं। तो भाई ये सब हमारे, देखिए पिछली गवर्नमेंट हो, उससे पिछली गवर्नमेंट हो, उससे पिछली गवर्नमेंट हो, सब हमारे करतूतों का नतीजा है। हम तुम पर वही हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे जो तुम जैसे होंगे, वो तुम्हारी तरह होंगे। तो भाई करप्ट तो हम हैं, ये फरिश्ते हैं, ये अवतार हैं, ये अवतार्स हैं। इनके पास तो करप्शन करीब से गुजरी तक नहीं। बीआरडी छोड़ें, अमीर साहब सब बेकार बातें, सब प्रोपेगेंडा है। ये रिपोर्ट भी गलत है, ये रिपोर्ट भी गलत है। लेकिन मैं उसका क्या करूं अपने ड्राइवर का, जो रिन्यू कराने गया अपना लाइसेंस, तो उससे 7,000 रुपए मांगे गए। छोड़ें ट्रांसपेरेंसी को। चीनी का स्कैंडल आपके सामने है, गंदम का स्कैंडल आपके सामने है, दवाओं का स्कैंडल आपके सामने है। मैं क्या क्या गिनवाता रहूं, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं। बड़ी दुख भरी दास्तान है। और फिर कह रहे हैं कि हमारे बारे में रिपोर्ट ही नहीं है। वो भाई अल्लाह का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। चलो मान लेता हूं आपके बारे में रिपोर्ट नहीं है, आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? करप्शन जारी है और करप्शन के दाम दुगने हो गए। जनरल साहब, एनबीसी की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने स्कैंडल्स का यहाँ पर जिक्र किया जो कि पॉइंट वैलिड है उनका। चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, आटा, पेट्रोल बहरान, गैस की किल्लत, ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि करप्शन का कोई कहे कि नहीं हुई, वो तो हुई है, बेतहाशा हुई है और तकरीबन हर दौर में हुई और फिर हर वक्त के साथ साथ बढ़ती गई है और आज भी बढ़ती जा रही है। इमरान खान को वोट दिया गया था सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कहा था कि करप्शन खत्म भी 90 दिन में कर दूंगा, लूटा हुआ पैसा भी वापस लेके आऊंगा और करप्ट लोगों को मैं ना रोने दूंगा, उनको सजाएं दूंगा। अब चीज यह है कि इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं हुई, वक्त थोड़ा रह गया और उसमें भी आगे तवक्को नहीं। सबसे बड़े दुखी लोग पाकिस्तान के अवाम है कि वो कहां जाएं। अब चीज यह है कि ये सारा हुआ क्यों, और ये आगे भी हमें अंधेरा नजर आता है। वजह उसकी ये है
कि जब इन्होंने कहा था कि 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, पैसा वापस लाएंगे, लोगों को सजाएं देंगे, तो ना तो इन्होंने अपने सिस्टम को स्टडी किया कि इसमें क्या खामियां हैं, ये कैसे होगा, और ना ही इसके लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई होमवर्क किया कि कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट की हो, आपने कोई प्लान बनाई हो कि मैंने इसको इस तरह हैंडल करना है। उसमें कई अवामल हैं, अदालतों का भी किस्सा है, कवानीन का भी मसला है, आपकी तफ्तीशी अदारों का मसला है, नैब के अपने दुख हैं। नैब के बारे में अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नैब के अपने अंदर करप्शन बड़ी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हुकूमत को पता होना चाहिए था। जब वादे किए जाते हैं तो आप इन सारी चीजों का जायजा लेते हैं कि ये है क्या और मुझे कितना वक्त लगेगा और मैं करूंगा कैसे इसको। और चूंकि अब आगे भी कोई स्ट्रेटजी ऐसी नजर नहीं आती, तो लगता ये है कि ये मुकदमात रोज ब रोज खुलते रहेंगे और बिल आखिर 5 साल पूरे होंगे और 5 साल के बाद ये सब लोग जिन पे मुकदमात हैं वो किसी न किसी रास्ते बच निकलेंगे। सही। हमारे पास पुराने केसेस पड़े हुए हैं बड़े बड़े अरसे के। माशरा बेहिस हो चुका है, बिल्कुल है, लेकिन आपने मुतहर्रक करना था माशरे को। अगर अदालतों में मसला है, अदालतें उनमें कोई प्रॉब्लम है, कवानीन में कोई तब्दीली करनी है तो आपने करनी थी। इसी तरह अदालतें ज्यादा बनानी है, उसके लिए करप्शन केसेस के लिए आपको तादाद बढ़ानी है तो वो आपका काम है। तो मकसद कहने का ये है कि एक ऐसी सिचुएशन में आज पाकिस्तान खड़ा है जहां हम बिल्कुल देख रहे हैं कि लुट तो रहे हैं, लेकिन इस चीज को रोकने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। नहीं आता। और वो लाजिम बात है कि जिसने वादे किए थे, मैं उसी को रोना रोऊंगा कि भाई आपने मुझे ये दिलासा दिया था, और अगर मेरा मुल्क दोबारा वापस उन्हीं के पास चले जाता जिनको आप भी कहते रहे चोर और हम भी कहते रहे चोर, तो फिर अब होगा क्या? बर्बाद तो हम हो गए। जलील साहब, पॉइंट आपका आगे कि मतलब हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही पहले कोई होमवर्क मौजूद था। जगम साहब, आपकी तरफ आऊंगी इस पॉइंट के साथ कि हमारे पास केसेस ही बहुत है, वाले तो हैं ही हैं, लेकिन अब वो ब्रॉडशीट का मामला भी जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि दोबारा से पुराने केसेस खोले जाएंगे जिनमें सिरे महल भी है और उसमें से अकाउंट्स वगैरह भी शामिल है। ज़रियाब करप्शन का रेट हुआ डबल और रैंकिंग में हमारी तनज़्ज़ुली हुई सिर्फ 4। अगर पुराना इमरान खान होता तो ट्रांसपेरेंसी से हिसाब लेता। देखिए, 2 तरीके हैं और 2 देखने के अंदाज़ हैं। एक है कचहरी वाला तरीका जो पाकिस्तान ने अपनाया है कि आप माजी पर नज़र रखो, माजी के पीछे जाओ, पिछले लोगों को गालियां दो, उनको लटकाने की बातें करो। ठीक है, उसकी एक अहमियत है, कानून की एक अहमियत है, अकाउंटेबिलिटी की एक अहमियत है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि आप मुस्तकबिल की तरफ देखो, इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करो, रिफॉर्म करो। आज के दिन में करप्शन रोको। कल जो करप्शन हो गई वो अदारों पे छोड़ो, और आज जो करप्शन हो रही है उसका सदेबाप करो। कल जो करप्शन होनी है उसका सदेबाप करो जी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी एक साइंस बन चुकी है, एक डिसिप्लिन बन चुकी है, पूरी दुनिया में बेतहाशा रिसर्च हो चुकी है। यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको बताती है कि आप करप्शन को कैसे कम कर सकते हैं। मैं आपको 5 मोटी मोटी बातें बता देता हूँ जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खुद रेकमेंड की हैं और जिस पर अमल करके ये हुकूमत भी करप्शन कम कर सकती है, अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकती है। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी ये कहती है कि निज़ाम इंसाफ बेहतर होना चाहिए, कानून की अमलदारी होनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ नैब नहीं है, कानून की अमलदारी है कि पूरा आपका जब निज़ाम इंसाफ ठीक होगा तो हर सतह पर करप्शन का सदेबाप होगा। नंबर 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होनी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम ठीक होना चाहिए। दोनों चीज़ों पे कुछ नहीं हुआ। नंबर 3, शफाफियत होनी चाहिए, इतलाआत तक रसाई का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। ठीक है जी। आपका पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, आज तक उसको दफ्तर नसीब नहीं है, कभी कहीं जाके मीटिंग करते हैं, कभी कहीं जाके मीटिंग करते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का ये हाल है। शहरियों को मुक़्तदर होना चाहिए, शहरी इस काबिल होने चाहिए कि हुकूमत को अकाउंटेबल बना सकें, अपोजिशन को नहीं। इस वक्त मामला ये है कि मीडिया को भी, अवाम को भी हुकूमत कहती कि आप अपोजिशन को अकाउंटेबल बनाओ। करप्शन तब ख़त्म होती है जब शहरी हुकूमत को अकाउंटेबल बना सकते हैं। इस वक्त जो लोग मुक़्तदर हैं, जो ओहदों पर, उनको अकाउंटेबल बना सकते हैं।
और फिर तो, आखिरी बात यह है कि जो बैनुल-अक़वामी लूप होल्स हैं, जिस तरीके से सरमाया मुल्क से बाहर निकल जाता है, उसको ठीक करना चाहिए। सही नहीं, मैं इसी बात पे कंक्लूड करना चाह रही थी। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन जो तजवीज़ आपने दी है अगर उस पर अमल कर ले तो फिर ये करप्शन में कमी ला सकती है। बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी इस पे महारत मौजूद है, तरीके मौजूद हैं, आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जिन पर अमल किया जा सकता है। मुजम्मिल साहब, ऐसी क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी नजर में गवर्नमेंट के पास कि वो करप्शन में कमी ला सकती है आगे? गवर्नमेंट अपनी सफ़ों से करप्ट लोग निकाल दे, करप्शन में कमी आ जाएगी। गवर्नमेंट के पास इस वक्त जितने नैबज़दा वज़ीर हैं, जो नैब में गिरफ्तारी के बाद दोबारा वज़ीर बन गए हैं, जिनके ऊपर नैब रेफरेंस है और वो वज़ीर हैं, उन्हें वजारत से हटा दे। जिन लोगों को करप्शन पर वजारत से फ़ारग किया है, उनसे वज़ीर आज़म मिलकर उसकी फुटेजेस रिलीज़ ना करें उन करप्ट लोगों के साथ, और उनको मत मिला करें। और जिनको करप्शन पर फ़ारग किया है, ख़ुद ब खुद करप्शन में कमी आ जाएगी। हमें तो इमरान खान ने बताया था कि ऊपर से करप्शन ख़त्म हो तो नीचे ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, और अगर ख़त्म नहीं हुई तो इसका मतलब ऊपर से नहीं हुई ना, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि अगर ऊपर से ख़त्म हो गई तो नीचे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो अगर वज़ीर आज़म ने ये भी हमें बताया था कि जिस पर इल्ज़ाम लग जाए वो पहले क्लियर हो सारी अदालतों से, उसके बाद वापस इक़्तिदार में आए। तो अगर आज कुछ ऐसे लोग वज़ीर हैं जो नैबज़दा हैं, जिन पर नैब के रेफरेंस हैं, जिन पर नैब की तहकीकात हैं, ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने ख़ुद करप्शन पर निकाला है और वो उनसे बवक्त ज़रूरत मिलते हैं, तो उससे करप्शन का तासुर तो बढ़ेगा ना। उन्होंने खुद ही हमें ये सारा बताया था कि इस तरह नहीं करना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो खेल तो परसेप्शन का है ना, अमीर बात साहब ने कहा। तो जब आप करप्ट लोगों को मिलेंगे, जब आपकी करप्ट लोगों के साथ तस्वीर आएंगी, आप ईमानदार भी हों तो सवालात तो उठेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो थोड़ा वज़ीर आज़म को अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में करप्शन की रोकथाम के लिए तबले जंग तो बहुत बजाया गया, इफ़ेक्टिव काम क्या किया गया? क्या एहतसाब के कवानीन नए बनाए गए? नहीं बनाए गए, बल्कि पहले भी नरम किए गए ऑर्डिनेंस के ज़रिए। क्या नई एहतसाब अदालतें बनाई गई? नहीं बनाई गई। क्या अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करने की जो बात की गई थी उस पर अमल किया गया? नहीं। अपने दोस्तों पर सरफ़ नज़र रखा गया, दुश्मनों पर सरफ़ सख्ती रखा गया। तो इस तरह दुनिया पागल नहीं है। अब मैं तो हैरान हूँ कि हमें ये जानने के लिए कि पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है या ज़्यादा हुई है, इसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ज़रूरत है। हर एक को पता है कम हुई है या ज़्यादा हुई है। लोगों को सरकारी दफातर में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, हुक्मरानों के पास जाते हैं, उन्हें पता है कम हुई है या ज़्यादा हुई है। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मुख्तसर ये क्रॉस द बोर्ड अगर प्राइम मिनिस्टर खुद से बात करते हैं माजी में, तो वही फॉर्मूला उन्हें भी अपनाना होगा। नैब हो, नैब फोर्स, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या फिर FBI हो, हर मानता हूँ हुकूमत का मौक़िफ़, मैं ये मानता हूँ हुकूमत का मौक़िफ़ कि इसमें डाटा पिछली हुकूमत का है और वो तो चोर थे, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जो है पाकिस्तान दुनिया के शफाफ तरीन ममालिक में आ जाएगा। हम भी दुआ वो हैं, लेकिन डिपेंड ये करते हैं हुकूमती कारकर्दगी किस कदर हमें मुतमईन कर पाती है। अमीर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते तो प्लीज क्विकली, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ये जो जवाब जो ये दे रहे हैं ना कि पिछली हुकूमत 2017-18 का डेटा है जिसका जिक्र किया मुज़म्मिल सूरवर्दी साहब, अगर हम ये इनकी दलील मान लें तो जो 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो डेटा तो सारा परवेज मुशर्रफ का था। गालियां पीपल्स पार्टी को क्यों देते थे इमरान खान साहब? आप अगर आप ही दलील को सामने रखा जाए, ये आपका डेटा है, आप ही के करतूत है। इसकी कितनी बातों पे बहस करेंगे हम? इमरान खान साहब की इतने क्लिप उनके चल रहे हैं, वो रहने दें। पीछे जो उन्होंने कर दिया वो खुद ही कहते हैं यू टर्न लेने वाला बड़ा लीडर होता है। ठीक है, माजी में जितने केसेस खुल चुके करप्शन के, उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं। मुस्तकबिल में इनको किस तरह से बचाना है, किस तरह से इन पर हाथ रखना है और किस तरह से इसका सद्देबाब करना है, ये गवर्नमेंट ने अब डिसाइड करना है। डिसाइड किस तरह से करना है? अपनी पॉलिसीज के थ्रू। मुझे पढ़ने एक ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद आगे बात करते हैं उस ग्रांट के हवाले से जिसका ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि जितने भी MNAs हैं और MPs हैं पार्टी के, उन्हें तरक्याती मंसूबों के लिए ग्रांट दी जाएगी, जिसकी जो कुल मालियत है वो 50 करोड़ रुपए रखी गई है।
अब जिस ग्रांट का जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जिसे तरक्याती ग्रांट का नाम दिया गया है, माजी में भी हुकूमतों की जानिब से जब यही ग्रांट दी जाती थी अपने हल्के के MNAs को, MPs को, कि वो इसे लेकर आगे बढ़े, तो खान साहब एक तनकीद किया करते थे कि बल्दियाती इंतखाबात करवाने में हुकूमतें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि जो इक़्तिदार की मुंतकिली है वो आम तबके या निचली सतह पर हो। साथ ही साथ दी जाने वाली इस रकम को वो रिश्वत का नाम दिया करते थे। आज जब खुद वो ऐलान कर रहे हैं 50 करोड़ रुपए की ग्रांट का, तो हमारे एक्सपर्ट्स उसे किस तरह से, किस तनाजुर में देख रहे हैं, जरा नासिर बिन चुग़ताई साहब पहले आपसे मैं मालूम कर लेती हूँ। बेहतर है, काम होना चाहिए चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन ये एक यू टर्न वाली पॉलिसी नहीं है, या फिर सियासत में होता ही ऐसे रहता है? जवाब भी आपने दे ही दिया है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे तो कहते थे कि MNA का काम गलियां, सड़कें, नाले, गटर बनाना नहीं है, उसका काम कानून साजी है। तो ना तो फिर हमारे यहाँ गटर बने, ना नाले बने, ना सड़कें बनी, और ना कानून साजी हुई किसी भी तरह की। अभी 1 साल पहले भी 10-10 करोड़ रुपए दिए गए थे इनको, वो कहाँ खर्च हुए, कोई ऑडिट नहीं हुआ। कम से कम जो मेरे इलाके में MNA है उससे तो खर्च नहीं किए। अभी 50-50 करोड़ रुपए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा टास्क सामने है, जिसके अच्छा कल जो हुआ है पार्लियामानी कमेटी के इजलास में, वो तो मतलब बहुत कम खबरें बाहर आई हैं। वहाँ तो बहुत ठीक ठाक मामला हुआ है, खूब झगड़ा मारा गया है वजीरों को और मुशीरों को और गैर मुंतखब मुशीरों को, और प्राइम मिनिस्टर भी कुछ झपेटे में आए, गवर्नर सिंध भी आए, उसके अंदर बहुत लोग आए। तो लोग तो नाराज़ हैं, लोग तो आपके अंदर भी नाराज़ हैं। 50-50 करोड़ देकर अब उनके क्या आप राज़ी कर लेंगे कि वो सेनेट्स के इंतखाबात से बाहर ना रहें या गैर हाजिर ना रहें, और हाजिर हों तो वोट भी डालें? क्या ये कर लेंगे आप, या कोई और मकसद है आपका? इसका मकसद ये है कि आप अपने बचे हुए बयान से भी फारिग हो गए, उससे भी यू टर्न ले लिया आपने कि ये करप्शन की एक आला मिसाल है कि आप MNAs को पैसे दें, उनके जेबों को भरें और उनके मुंह को बंद करें। मेरी अपनी ज़ाती राय में ये जो भी जिसने भी किया ना, जरदारी साहब ने किया, नवाज शरीफ ने किया, अब ये कर रहे हैं, तो ये गलती है, ज़ाती है, और करप्शन के इंडेक्स में अगले साल मजीद इजाफे का बायस बनेगी। जनरल साहब, MNAs और MPs को गिला और शिकवा था कि जब हम हल्के में जाते हैं तरक्याती कामों के हवाले से हमसे सवालात पूछे जाते हैं। अब जब प्राइम मिनिस्टर 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं हर MNA को, MP को, तो मुनासिब नहीं है, ठीक बात नहीं, काम हो जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के काम होंगे। पहली बात तो ये कि पैसे के इस्तेमाल के लिए क्या सिस्टम क्या है, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसी आएगी, उसमें आप चेक सिस्टम क्या होगा, ये तो कुछ पता नहीं। और पैसे अगर इसी तरह अलॉट किए तो वो अगर पुराना ही सिस्टम है तो उसमें तो बहुत सारे लूप होल्स है जिसकी वजह से पैसा इधर उधर हो जाता था। लेकिन इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कोताही भी है, जहां आपने प्लानिंग कोई नहीं की। होना ये चाहिए कि जब एक हुकूमत में आते हैं लोग, तो उनको कहा जाए कि अपने अपने इलाकों से आप अपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स लेके आए, और फिर प्रोजेक्ट्स की उनको प्रायोरिटाइज किया जाए, उनकी वैल्यू देखी जाए। हो सकता है कि कोई बड़ा पसमानदा किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो और वहां पे आपको 50 करोड़ नहीं, वहां पे आपको 60 चाहिए, 70 चाहिए, और किसी को 50 जहां दे रहे हैं, उसका हो सकता है कि उसके पास प्रोजेक्ट ही सारे ऐसे होंगे जहां 10-15 करोड़ में काम हो जाता हो। तो ये तो पैसा बराबर यूं दे देने का कोई मकसद नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है इसके पीछे, और बिल्कुल पैसा खाया जाएगा। जहां जरूरत नहीं है वहां पैसा नहीं लगेगा और वो पैसा किसी की जेब में चला जाएगा। तो वो तो मेरा ख्याल है ये कोई भी काम कर सकते, इसलिए हुकूमत की जरूरत नहीं होती। इसके लिए तो बाहर आप किसी भी आदमी को कहें कि बराबर बांट दो तो वो बांट देगा। लेकिन हुकूमतों के लिए तो प्लानिंग जरूरी है कि आप हर हल्के की प्लानिंग करके उनकी प्रायोरिटीज देख के वहां पे वो डेवलपमेंटल वर्क पर उनको आगे लेके चलें, जो पैसा जितना भी लगे लेकिन लोगों को उसका फायदा पहुंचे। अब तो आपको पता ही कुछ नहीं कि किस लिए पैसा दे रहे हैं आप। तो मेरा ख्याल है ये इंतहाई गलत काम है, पहले भी गलत था, हम एतराज करते थे और आज भी गलत है, और मैं इसकी तनकीद करता हूँ इस वजह से कि ये पैसा खाया पिया जाएगा, ये किसी काम में नहीं इस्तेमाल हो सकता। मुजम्मिल साहब, पैसा देना गलत बात नहीं है, पैसे का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो जाए ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर किस तरह से होगा इस्तेमाल? देखिए, अब इस तस्वीर के दोनों रुख हैं। वैसे तो अभी तो अदम एतमाद का ऐलान ही हुआ है और प्राइम मिनिस्टर ने पैसे बांटने शुरू कर दिए हैं। जब अदम एतमाद पेश होने के करीब आ गई तो मुझे नहीं पता क्या होगा।
अभी तो सिर्फ पीडीएम में लड़ाई है कि पेश करनी है या नहीं करनी है। सिर्फ पीपल पार्टी ने कहा है अदम एतमाद पेश करें, तो एमएनए से मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, नाराज़गियाँ मिटानी भी शुरू हो गई हैं, और सेनेट के इलेक्शंस में भी ने भी हुकूमत को काफ़ी पैनिक कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जब आप 2.5-3 साल तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएंगे मुल्क में, और जब लोग इलेक्शन लड़के आए हैं, वोट लेके आए हैं, वो अपने हलके में जब जाती हैं तो लोग उन्हें कहते हैं हमारे काम कराओ, तो वो क्या करें? हम कह देते हैं आपको काम कराने का इख्तियार नहीं, आपको सिर्फ कानून बनाने का इख्तियार है। जिनको काम कराने का इख्तियार है उनका वजूद ही नहीं है, मतलब बल्दियाती इंतखाबात का मुल्क में वजूद ही नहीं है, चारों सूबों में वजूद नहीं है। तो क्या करें लोग अपने एमएनए एमपीएस को भी ना कहें काम कराने के लिए कि भाई आपका तो काम नहीं है, और जिनका काम है वो है नहीं है, तो फिर तो मुल्क को बंद कर दिया जाए ना, बिल्कुल तरक्याती कामों को ताला लगा दें और सब ख़त्म कर दें। और अगर तरक्याती काम करने हैं और बल्दियाती इंतखाबात नहीं बनाने हैं तो फिर एमएनए एमपीएस के ज़रिए करने हैं, क्योंकि करने तो मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हैं ना। वो मुंतखब नुमाइंदे बल्दियाती हों, कौमी हों या सूबाई हूँ। जब बल्दियाती नहीं है तो कौमी सूबाई ने करनी है, क्योंकि बल्दियाती है नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में तो ऑप्शन ही कोई नहीं, सवाए इसके सियासी ऑप्शन भी यही है कि इन अरकान को खुश रखा जाए, और इलाके की जरूरत भी यही है कि इन लोगों की बात सुनी जाए, क्योंकि हल्कों में तो यही लोग हैं, ठीक है, बाकी तो किसी को कुछ पता नहीं है। आपका ख्याल है डिप्टी कमिश्नर को फंड्स दे दिए जाएं, असिस्टेंट कमिश्नर और टीएमओ के जरिए काम कराने शुरू कर दिए। चले पॉइंट आपका आ गया, मतलब है अफसर मुजम्मिल साहब पॉइंट आपका आ गया, एमपीए भी गायब है कि अभी पीडीएम में तहरीक एतमाद की सिर्फ बात ही की है तो वज़ीर आज़म ने पैसे बांटना शुरू कर दिए। पीडीएम में इतनी कैपेसिटी है कि वज़ीर आज़म 50-50 करोड़ का ऐलान करना शुरू कर दें? देखिए, वज़ीर आज़म को अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सियासी वफादारियाँ अपने साथ रखनी थी, तो वज़ीर आज़म ने ख़जाने के मुंह खोल दिए। वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, वहाँ 7 लाशें पड़ी थी, कहा मैं नहीं आऊँगा तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, पहले दफनाओ। यहाँ ब्लैकमेलिंग नहीं हो रही है। कॉफ लीग को एक सेनेटर बांट दिया, कामिल अली आगा कहा हम सेनेटर बना देते हैं, कहा ये नहीं कहा कि तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। तो आप तो आज जानबूझ के लग रहा है कोई साजिश कर रही हैं। जो साफ़ी इस प्रोग्राम में बैठे हुए उनको आप लिफाफे का जरूर लेबल लगवा के रहेंगी। सवाल सारे आपके आज इस किस्म के हैं। जनरल साहब तो चले दिफाई सियासी तज्ज़ेकार है, वो तो बच जाएंगे, अब बाकी हम सबको लगा हुआ है। देखिए क्या पता उस लिफाफे में 50 करोड़ का चेक आपको भी मिल जाए। बात यह है कि देखिए, हमें आज अगर इमरान खान साहब को एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि आज इमरान खान साहब की हुकूमत पर शब खून मार दिया जाता है, फर्ज कर लें, और इमरान खान साहब की छुट्टी करवा के कहा जाता है कि सामान लपेटें, बनी गाला भी नहीं ठहरेंगे, जमान पर जाकर रुकेंगे, क्या गुजरेगी हमारे रियासत मदीना के हुक्मरान पर? या अगर उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस पर शब खून मार दिया जाए और कहा कि सामान समेटें और जाएं तौसा या जहां के भी आप हैं, क्या बीतेगी? ये किया है इन्होंने पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदों के साथ, शब खून मारा इन्होंने, शब खून, और उनको मुअत्तल करके रख दिया भैया जुम्बिश कलम। सही बात। ये सारा दिन हमें जमहूरियत 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 और वक़ार की बातें करते थे, जब आपके पास बल्दियाती ने, और 2.5 साल हो गए टामक टोइयां मारी जा रहे हैं, टामक टोइयां, चूहे बिल्ली का खेल, कानून पास कर रहे हैं। भाई जब नया कानून बन जाता आपका तो सौ बिस्मिल्लाह, जब तक नहीं बनता तो जो पुराना निजाम चला आ रहा था आपको मुअत्तल करने का इख्तियार, आप इतने डिक्टेटर हो गए, ठीक, इतने आपके अंदर वो रौनत आ चुकी है कि आप मुंतखब लोगों को उखाड़ के वो फेंक दें। ये किसने आपको इख्तियार दे दिया? कोई पूछने वाला ही नहीं इस मुल्क में। और ये जो पीडीएम, पता नहीं कौन कौन से डीएम, इन असल इश्यूज के ऊपर बात ही नहीं करते ये लोग, सिर्फ अपने, इनको भी अपने इख्तियार के। ये जो 50 करोड़ सरीहन रिश्वत है, और खुद इमरान खान साहब के उस उसूली मौक़िफ़ के खिलाफ है कि जो डेवलपमेंट है वो इनका काम नहीं है, इनका काम है लेजिस्लेशन। चले अमीर, आपकी बात से वही फिर पुराना जुमला कि सियासत के भी कुछ उसूल होते हैं। ज़ैगम खान साहब, पीटीआई में सियासत के उसूल आपको नजर आए, और ये फिर जो 50 करोड़ रुपए की जो ऐलान है एमएनएज़ और एमपीएस की, तो ईद होगी सुनकर। ज़रियाब, आपने 10 करोड़ रुपए खर्च किए होते और एमएनए बनकर आई होती, और अभी तक आपको टका भी वसूल ना हुआ होता, हल्के में अवाम जो है वो आपको बद्दुआएं दे रही होती, गांव जाने की जोगी ना होती, फिर मैं आपसे पूछता कि आप कहती कि कितना असूल है और कितना असूल नहीं है। ये दर्द आखिरकार इमरान खान साहब ने महसूस किया है, जो आपको अभी तक महसूस नहीं हो रहा, और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो जो पहले कहते रहे वो ठीक नहीं था। इन लोगों ने दोबारा इलेक्शन में जाना है, इनकी बूनी होना ज़रूरी है, वरना ये अपना अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? लोगों को भी जाके फेस करना है। ये तो ठीक है, अब रियल पॉलिटिक है, लेकिन मसला ये है कि डेवलपमेंट के 2 मॉडल्स हो सकते हैं।
जब आपने तरक्की करनी है या तो आप ज़मीन की लोगों की ज़रूरत के मुताबिक फंड्स लगाएं। आप ये देखें कितने हज़ार बच्चों पे एक स्कूल होना चाहिए, जहां उतने हज़ार पे नहीं है वहां वो स्कूल बना दें। कितने हज़ार पे सड़क होनी चाहिए, कितने हज़ार लोगों के लिए अस्पताल होना चाहिए, सब मौजूद है स्टैटिस्टिक्स, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके मुताबिक आप हर तरक्की दें। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है और डेटा आपके पास मौजूद है। दूसरा हमारा वही तरीका है जो 70 साल से चला आ रहा है, जो है पेट्रनेज का तरीका, कि आप दें अपने चहीतों को, वो दें अपने चहीतों को और फिर वो आगे दें अपने चहीतों को। तो इसका मतलब ये है फंड्स वहीं पहुंचेंगे जो किसी के चहीते हैं, जिनके पास वोट हैं, मज़ीद जिनके पास कोई कुव्वत है, जिनके पास अख्तियार है। उसके पास फंड नहीं पहुंचेगा जिसको कोई ज़रूरत है। लेजिस्लेटर्स कभी भी लोकल गवर्नमेंट का बदल नहीं हो सकते। लोकल गवर्नमेंट ने अपना काम करना है। लोकल गवर्नमेंट नहीं है तो भी कौमी अदारे तो मौजूद हैं। आप शफाफ अंदाज में उनके जरिए करें। आपके पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो मौजूद हैं, दे आर सपोज टू बी इम्पार्शियल। सही, वो तो किसी के साथ नहीं है ना, लेकिन वो नहीं कर रहे। ये बहुत ही अफसोसनाक मुख्तसर है कि 2 पॉइंट्स यहाँ पर आ गए। बेहतर ये होता कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाते और ये इख्तियारात निचली सतह तक जाते, ताकि मालूम होता कि हाँ ये पैसा भी जो है वो बराह रास्त आवाम तक पहुँच रहा है। या फिर अब दूसरे ऑप्शन, जैसे कि जुलन साहब ने फरमाया कि पैसे देना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये पैसे ठीक उसी जगह लग रहे हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये लगे और आवाम को इसके समरात मिले। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ स्ट्रेट हो। वेलकम बैक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के जो मरकजी मुल्जिम हैं, आज उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। अगर हम अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से बात करें, अमेरिका के उस स्टेटमेंट को, उस बयानी को याद करें कि जब कहा गया था कि अगर पाकिस्तान इसे मुकम्मल तौर पर अपनी हिरासत में नहीं रखता तो फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो आलमी सतह पर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। जनरल साहब, आपको ओपिनियन विद इन 1 मिनट। देखिए, प्रेशर तो आएगा, अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपने अदालती निज़ाम के साथ खड़ा रहना चाहिए। और इस केस को अगर कोई देखना चाहे, बाहर से आके इसकी स्क्रूटनी करना चाहे, उसको दावत दें, करे आके। लेकिन ये तरीकाकार गलत है कि बाहर से डिक्टेटरशिप की बुनियाद पे हम किसी को सजा दें या किसी को छोड़ दें। ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं और ये होना भी नहीं चाहिए। और इस तरह फिर आपका अदालती निज़ाम जो है वो तजलील उसकी होगी। दूसरी तरफ ये है कि आप देखिए कि अफगानिस्तान में जितने भी कत्ल किए और इराक में भी हुए, आप उन ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, वो वॉर क्राइम्स हैं अमेरिकन के ऊपर, और ट्रंप ने उनको माफ कर दिया। ये इतना बड़ा तजाद है जो पाकिस्तान को इन चीजों के ऊपर एक यानी आपकी आर्गुमेंट मौजूद है कि आप अपने लिए इंसाफ कुछ और रखते हैं और हमें कुछ और कहते हैं, जब हमारी अदालतें बता रही हैं कि उनके। फिर ये कि ये शख्स जो है ये 18 साल अंदर बंद रहा, बिल्कुल इससे बड़ी ज्यादा सजा और उसको क्या हो सकती है। तो ये मेरा ख्याल है इस चीज को रिजेक्ट करना चाहिए और पाकिस्तान को रेजिस्ट करना चाहिए। प्रेशर, इस प्रेशर में आना नहीं चाहिए। एनबीसी सजा तो इसने काट ली, तो फिर मसला वाकई इसके बावजूद भी हो सकता है। हाँ, वो तो अमेरिका की मर्जी है ना, मेरी मर्जी थोड़ी है। अमेरिका की मर्जी है कितना डालता है प्रेशर, और वो डालेगा प्रेशर, वो नहीं छोड़ेगा। वो मुख्तलिफ अंदाज में प्रेशर डालेगा। और अगर हम मतलब उसकी बात पे अमल नहीं किया हमने, तो उसके पास दूसरे तरीक़ेकार भी हैं, दूसरे रास्ते भी हैं, पाबंदियों के रास्ते हैं, सेक्शंस के रास्ते हैं। तो वो उसकी मर्ज़ी है। हमारा मसला ये है, जनरल साहब ने कहा कि अगर हमारी अदालतें इसका फ़ैसला जो दे रही हैं उनका हमें एहतराम करना चाहिए, तो यकीनी तौर पर हमें एहतराम करना होगा तमाम फ़ैसलों का, तमाम जजमेंट्स का जितने भी आ चुके हैं अब तक। और हम एहतराम करते भी रहे हैं, बात का नहीं करते हम, बात फ़ैसलों को उठा के हम फेंक देते हैं। ये मसला बहुत संगीन है, इतना संगीन है कि इस पर फिल्में बन चुकी हैं, इस पर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज नहीं, फीचर फिल्म बन चुकी हैं, और उसमें एंजेलिना जोली वगैरह भी अदाकार थे, यहाँ पाकिस्तानी अदाकार भी थे। तो ये इतना ठंडा केस नहीं होगा, ये गर्म केस होगा। और मुझे लगता है ये कि अमरीकी जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब की इमदाद बंद किया, सेल बंद की है फौजी हथियारों की, और अरब अमारात की बंद की है, और कहा है कि होशियों को हम गैर दहशतगर्द, कहा था ना अमरीका ट्रंप ने कि होती दहशतगर्द है। ठीक है, एनबीसी पॉइंट आपका, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट आपका क्लियर हुआ। मैं आप ही का पॉइंट लेकर आगे बढ़ रही हूँ, आप ही का पॉइंट लेकर आगे बढ़ रही हूँ आपकी इजाजत से। अमीर, नए नए अमरीकी सदर मुंतखब हुए हैं, मतलब मुतनाज़ हो जाएगा फिर तो ये मामला दोनों ममालिक के दरमियान।
देखिए, बड़ा अजीब सा ये फैसला है। इसका जो पूरा किरदार है उमर शेख का, ये बड़ा ड्यूबियस किरदार रहा है। खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लिखा था अपनी किताब में 2006 में कि जब ये लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़ रहा था तो इसको MI6 ने डिप्लॉय कर लिया, वहीं से अपने साथ मिला लिया। फिर इसको कोसोवो में उन्होंने लड़ने के लिए भेजा था। 1992 में ये बॉस्निया जा चुका हुआ है, वहाँ भी लड़ने के लिए। 1994 में ये अफगानिस्तान आया था, ट्रेनिंग हासिल करता रहा। फिर ये 1994 के बाद ये चला गया न्यू दिल्ली, जहाँ इसने 3 बरतानवी और 1 अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार किया। और फिर एक तैयारा हाईजैक हुआ था, उस तैयारे की हाईजैकिंग के एवज ये इसको वहाँ से 1999 में रिहाई मिली। फिर ये यहाँ आ गया। फिर ये CIA ने इस पर इल्ज़ाम लगाया था कि जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो मोहम्मद अता नामी एक शख्स था जो उस वाक़े में मुलव्वस था। कहीं ना कहीं मोहम्मद अता को उमर शेख ने पाकिस्तान से फंडिंग भिजवाई थी। तो इसके किरदार के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं और इसका राइटेस्ट माइंडसेट होना भी कई जगहों पे एस्टैब्लिश होता रहा है। अब अगर ये बिल्कुल बरी हो गया है, अगेन वो एक सवाल निशान है। लेकिन मुझे इसके ऊपर तरस भी आ रहा है कि 18 साल अगर ये बेचारा अंदर रहा है, तो वो जो पहले हम इमरान खान साहब की जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे थे, ये अलबिया नहीं है कि, और इसकी अपील आप ये जुल्म देखें, 2002 में सजा हुई, अप्रैल 2020 में इसकी अपील जो है वो समाअत के लिए मंजूर होती है। ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त मुख्तसर है। वैसे ये बेगुनाह लग रहा है। जगम साहब, गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप यहीं से इस केस का हवाला देते हुए आगे बढ़ सकें और ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में इसके असरात। देखिए, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पर्ल प्रोजेक्ट था। उसने 2011 में एक रिपोर्ट दी और इसरा नुमानी जो पर्ल की दोस्त है उन्होंने, और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में उन्होंने कहा कि इस केस में गलत बंदे को टांग दिया गया है और अहमद सईद शेख का इस कत्ल से ताल्लुक़ नहीं था, या वो कातिल नहीं है, बल्कि जो खालिद शेख मोहम्मद है वो इसमें मुलव्वस है। अब भी कुछ इसी तरह की बात निकली। देखें, दोनों हिसाब से पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे तो सवाल उठता है। अगर ये बंदा गलत 18 साल जेल में रहा है तो उस पर भी सवाल उठता है कि सबसे पहले जो खसूसी अदालत थी उसने गलत सज़ा सुनाई, फिर उसको इतनी देर तक सुनवाई नहीं मिली, उसकी तमाम जवानी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजर गया। और अगर किसी वजह से उसको गलत रियायत मिल गई है, जैसे कि मगरिब के लोग कहेंगे पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए, तो वो भी हमारे निज़ाम इंसाफ पे सवाल है। ठीक है, मुसम्मिल साहब। मैं समझता हूँ निज़ाम इंसाफ से ज़्यादा हमारे प्रोसिक्यूशन निज़ाम पर सवाल है। मतलब अब अगर जैगम साहब के बकौल कि वो बेगुनाह था तो फिर उसको प्रोसिक्यूशन ने गुनाहगार क्यों लिखा, और अगर गुनाहगार लिखा तो फिर वो कोर्ट में से गुनाहगार कैसे। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ पे क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं। मुसम्मिल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे पास वक्त मुख्तसर नाज़रीन, लेकिन बात यहीं पर आती है कि आने वाले दिनों में इस केस के जो है असरात मनफी होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।